हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के पार्ट 3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो इस पोर्शन में हम कवर करने वाले हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन को। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपके टर्म्स आएंगे, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे और इनका आंसर्स कैसे लिखना है वो सब बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। First question is, obtain the relationship between delta G naught of a reaction and the equilibrium constant. तो अगेन ये एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे स्टार्ट करते हैं। हमको स्टूडेंट ये रिलेशन देखना है डेल्टा जी नॉट और आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में। इसके बीच में एक दो टर्म्स आएंगे समझने के लिए, तो उससे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी किसी भी सिस्टम की वो टोटल एनर्जी है जो कि वर्क डन के लिए अवेलेबल होती है। इसको हम इस तरह से समझेंगे कि अगर एक सिस्टम है, उसके पास, यहाँ पे समझते हैं, इफ देयर इज अ सिस्टम और इस सिस्टम के पास यह एक बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी के पास ये 4 ब्लॉक हैं, ठीक है, या आप ये कहो कि ये जो बॉडी है ये 6 ब्लॉक से मिलके बनी है, 8 ब्लॉक से मिलके बनी है। एक यहाँ पे 4 ये हो गए, 4 ये हो गए। अगर ये कितने हैं, 8 बॉल्स हैं ये, तो 8 बॉल्स से मिलके बनी है। अब अगर दिस इज द टोटल एनर्जी, ये 8 बॉल्स हैं, ये टोटल आपका ये इसका एग्जिस्टेंस है। तो अगर इस बॉडी को कोई वर्क करना है तो वो मैक्सिमम अपनी 4 बॉल्स को यूज करेगी, 4 पार्ट्स ऑफ एनर्जी को यूज करेगी, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और इसको ये रहने देगी। क्यों? क्योंकि इससे मिलके ही तो ये सिस्टम बना है, ठीक है। तो आप ये जो 4 बॉल्स जो कि यूज हो रहा है वर्क डन के लिए, इसको ही फ्री एनर्जी कहते हैं। मीन्स कि ये सिस्टम के पास जितनी भी बॉल्स हैं ये सब का सब लूज करेगा, तो ये तो जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा इसके पास। तो ऐसा सब्सटेंस के केस में नहीं होता। मैटर के केस में हम पढ़ते हैं कि मैटर में या एनर्जी कंजर्वेशन लॉज में हम पढ़ते हैं कि मास एनर्जीज कंजर्व्ड रहती हैं, वो कन्वर्ट होती हैं, इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। सेम इसमें भी है। अगर मैं अपनी बॉडी की भी बात करूं तो हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी है वो सब की सब वर्क डन में हम कंज्यूम नहीं करते, कुछ को हम रहने देते हैं सिस्टम के फंक्शन के लिए। तो बस आपको फ्री एनर्जी इस फॉर्म में समझनी है कि वो एनर्जी जो कि वर्क डन के लिए अवेलेबल होती है और बाकी एनर्जी सिस्टम को मेंटेन करने के लिए रह जाती है। तो ये जो हमारा रिलेशन है वो हम आपके डेल्टा जी इंथैल्पी एंड एंट्रोपी के रिलेशन के टर्म में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब हम जी का रिलेशन चेंज इन गिब्स एनर्जी की बात करते हैं तो ये होता है चेंज इन इंथैल्पी माइनस चेंज इन एंट्रोपी। तो यहाँ पे जो इंथैल्पी है, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जैसे हमने 8 बॉल्स यहाँ पे की थी, तो सपोज टोटल 8 है, तो ये इंथैल्पी चेंज 8 होता है। और ये दोनों जो है वो कलेक्टिवली जो रिमेन रहेगा सिस्टम में, तो 4 रिमेन रह रहा है सिस्टम में, और जो 4 हमारी जूल एनर्जी है वो गिब्स फ्री एनर्जी है जो कि वर्क डन में हेल्प कर रही है। तो आई होप आपको गिब्स फ्री एनर्जी ये क्लियर हुआ होगा। एक और टर्म आएगा इसमें समझने के लिए, वो टर्म है Q एंड K। तो K हमने ऑलरेडी पढ़ा है, K इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये मालूम है हमको। Q भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, सेम जैसे K होता है वैसे ही Q भी होता है, लेकिन K इक्विलिब्रियम में हमारा कॉन्सेंट्रेशन बताता है, और जो Q है वो नॉन इक्विलिब्रियम, मतलब अगर रिएक्शन चल रही है तो किसी भी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन जो बताएगा हमको वो Q होता है, एट एनी नॉन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन K बताता है हमको, और नॉन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन मतलब किसी भी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन Q बताता है। अगर आप एक्वा सॉल्यूशन ले रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हो, तो हम QC लेते हैं, और अगर गैसेज हैं, पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो हम QP लेते हैं। यहाँ पे मैं एक्वा सॉल्यूशन के टर्म में ही क्वेश्चन को डिफाइन कर रही हूँ। तो आपने लिखना कैसे है, यू विल राइट दैट गिब्स फ्री, ये आपका डेल्टा जी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज व्हेन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन स्टैंडर्ड स्टेट।
तो उसको हम सिंबलाइज करते हैं डेल्टा जी नॉट से। Q है, Q इज एनालॉगस टू K, बिल्कुल जैसे K होता है वही Q होता है, लेकिन K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे वैल्यू रहती है और Q नॉन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे वैल्यू रहती है। तो अब ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए। तो अब जो इसका आंसर है अब वो सिंपल है। आपने ये इक्वेशन लिखनी है पहले, A प्लस बी मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं CD। अब यहाँ पे ये इनके कोफिशिएंट्स हैं ABCD। तो हम कैसे लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन को, ये हमको मालूम है। तो यहाँ पे क्योंकि हम QC लिख रहे हैं इसीलिए देखो ये डबल हेडेड एरो है, फॉरवर्ड डायरेक्शन का एरो है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं है इसलिए रिवर्सिबल डायरेक्शन नहीं बनाया इन्होंने। तो यहाँ पे हम जो लिखेंगे वो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन का डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे इनका कोफिशिएंट है वो हम पावर्स में लिखेंगे। तो अब जो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज का एक्सप्रेशन होता है, दिस इज द एक्सप्रेशन डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग क्यू, और यहाँ पे हम इसका QC का वैल्यू रख देंगे। QC लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन के लिए, QP लिखेंगे अगर गैस है तो गैस के प्रेशर के लिए। तो यहाँ पे हम QC ले रहे हैं अभी, तो ये हमने वैल्यू रखी। अब अगर आप इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, ये तो नॉन इक्विलिब्रियम में QC है, अगर आप इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो ये K हो जाएगा, इसको हमको K लिखना पड़ेगा, और चेंज इन गिब्स एनर्जी जो है वो 0 हो जाएगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। तो इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया ना, तो कोई चेंज नहीं होने वाला गिब्स एनर्जी में, इसलिए वो चेंज जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन होगा हमारा यहाँ पे डेल्टा जी एट इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी तो 0 हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी, और यहाँ पे QC की जगह KC लिखेंगे हम। नेचुरल लॉग को हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो -2.303 RT लॉग बेस 10 KC। सो दिस इज द एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे दिस एक्सप्रेशन shows the relation। Second question is what is entropy, give its units। तो ये बताना है हमको। तो एंट्रोपी भी समझेंगे पहले। तो एंट्रोपी होता है डिसऑर्डर इन एनी सिस्टम। जितना डिसऑर्डर्ड होगा, तो कोई भी केमिकल प्रोसेस होने के लिए जो सब्सटेंस है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो डिसऑर्डर्ड हो जाते हैं। तो एंट्रोपी भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक फिनोमिना है, एक इम्पॉर्टेंट एक्शन है सिस्टम में। तो बाय डेफिनेशन एंट्रोपी मेजरमेंट है। आप डिसऑर्डर एंड रेंडमनेस को कैसे मेज़र करेंगे, ये हम चेंज इन एंट्रोपी के टर्म में मेज़र करते हैं। तो जो एंट्रोपी चेंज है उसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो एंट्रोपी चेंज एक तो मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस एंड डिसऑर्डर है मॉलिक्यूल्स का, और दूसरा डेफिनेशन है इसका अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड, क्यू रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर, क्यू रिवर्सिबल होगा डिवाइडेड बाई टेम्परेचर प्रोवाइडेड टू चेंज दिस आपका हीट ट्रांसफर। तो बिकॉज ऑफ दिस हीट ट्रांसफर जितना भी टेम्परेचर में चेंज आ रहा है उससे अगर आप डिवाइड करते हैं, टेम्परेचर को हम केल्विन में लेंगे, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमको चेंज इन एंट्रोपी बताता है। अब क्योंकि अगेन एंट्रोपी भी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, तो दिस इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन। और आप देख रहे हो इससे इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, यूनिट पूछे हमसे, तो यहाँ पे ये हीट एनर्जी है तो ये जूल है, और ये टेम्परेचर केल्विन में है तो जूल केल्विन टू द पावर -1, तो ये इसकी यूनिट बनेगी। Third question, how will you calculate reaction enthalpy from data on bond enthalpies। तो आपको reaction enthalpy कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, अगर आपको bond enthalpy का डेटा दिया है। तो इसको ऐसे समझेंगे स्टूडेंट कि जो reaction enthalpy है, कोई भी reaction होती है आपके H2 सपोज H2 + Cl2 रिएक्शन है आपके, और वो HCl बनाता है 2 मॉलिक्यूल। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है आपके, अगर आप इसको रिएक्शन इंथैल्पी के टर्म में एक्सप्लेन करेंगे अगर, तो इसमें हो क्या रहा है, बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं। तो मीन्स अल्टीमेटली हम बॉन्ड इंथैल्पी मीन्स बॉन्ड ब्रेक के लिए कितना, ब्रेकिंग एंड मेकिंग के लिए कितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट या गिव एंड टेक हुआ, उससे हम रिएक्शन इंथैल्पी को डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स किसी भी रिएक्शन में बॉन्ड का मेकिंग और ब्रेकिंग तो होगा ही, इसलिए बॉन्ड इंथैल्पी विल ऑलवेज इन्वॉल्व। तो ये जो क्वेश्चन है ये यही पूछ रहा है आपसे कि रिएक्शन इंथैल्पी को आप कैसे बॉन्ड इंथैल्पी के डेटा से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे इसमें कि इंथैल्पी चेंज आप मीन्स डिफाइन करेंगे कि है क्या ये रिलेशन। तो ये रिलेशन है इंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड इन 1 मोल गैसियस मॉलिक्यूल इज बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी क्या होती है कि गैसियस स्टेट में किसी मॉलिक्यूल को आप कैसे ब्रेक करते हैं, उसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट इज बॉन्ड इंथैल्पी।
कितनी एनर्जी लगेगी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, दैट इज बॉन्ड इंथैल्पी। और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो इट इन्वॉल्व्स सब्सटेंस हैविंग कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी कैलकुलेटेड नोइंग बॉन्ड इंथैल्पीज। तो कोई भी रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रही है, उसके बॉन्ड कैसे ब्रेक एंड मेक हो रहे हैं, उस पर बहुत डिपेंड करेगा। और अगर ये वैल्यू हमको पता है तो हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे जो इसका फार्मूला है, या फार्मूला याद रखना, और ये न्यूमेरिकल्स बनते हैं इसमें। तो इसमें फार्मूला होगा कितना चेंज इन स्टैंडर्ड इंथैल्पी है रिएक्शन का। ये आर जो है इन्होंने सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ, दिस इज फॉर रिएक्शन। नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मीनिंग आपको मालूम होगा कि स्टैंडर्ड जो स्टेट होगा उसका मतलब होता है कि 1 बार प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर पर सब्सटेंस जिस भी स्टेट में स्टेबल रहते हैं, और पर मोल होगा। एंड अगर कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात करते हैं तो 1 मोलैरिटी होता है, तो उसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं। स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इज इक्वल टू सम ऑफ रिएक्टेंट्स की जितनी बॉन्ड इंथैल्पी है माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट्स की जितनी बॉन्ड इंथैल्पी है। तो सपोज आपको रिएक्टेंट्स की बॉन्ड इंथैल्पी दी होगी तो यहाँ पे आप वैल्यू लिखेंगे, उनको ऐड कर देंगे, माइनस प्रोडक्ट की दी होगी, यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे ऐड करके, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डाई एटॉमिक सब्सटेंस लेते हैं तो दिस इज द एग्जाम्पल। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि इसका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना होगा वैल्यू इफ H2 को ब्रेक करने में x किलो जूल लगा, Y2 को ब्रेक करने में आपको I2 को ब्रेक करने में y किलो जूल लगा। तो यहाँ पे आप x लिखोगे, यहाँ पे y लिखोगे, माइनस जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इसको ब्रेक करने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये वो भी आपको वैल्यू दी रहेगी प्लस माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पे वैल्यू सब दिया रहता है। तो अभी यहाँ पे तो रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियसली प्लस साइन के एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगी, तो सब प्लस साइन के साथ दी होंगी। तो ये सब आपको यहाँ पे वैल्यूज दी रहेंगी, बस वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेट करना है, और आपको ये आपको फाइंड आउट कर लेंगे। दिस इज फॉर डाई एटॉमिक। लेकिन पॉली एटॉमिक होता है तो हम बॉन्ड इंथैल्पी को क्या कहते हैं, एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी। सपोज वाटर का है तो वाटर में आप खुद ही देखिए वाटर का, तो वाटर के केस में पहले वो OH and H में ब्रेक होता है, उसके बाद OH H and O में ब्रेक होता है। कलेक्टिवली अगर हम कहें तो H2O 2H and O में जो ब्रेक हो रहा है उसका जो हम बॉन्ड इंथैल्पी कैलकुलेट कर रहे हैं वो एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी होता है। तो इन दिस केस हम एवरेज लेते हैं, उसको एवरेज इंथैल्पी कहते हैं। मीन्स अगर यहाँ पे वाटर का होता तो आप यहाँ पे जो वैल्यू लिखते वो ये वाली वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे जो कैलकुलेट होकर इन दोनों को ऐड करके आई है वैल्यू वो। तो एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज द एक्सप्रेशन जो आपको बताता है कि जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बॉन्ड इंथैल्पी गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पे बॉन्ड इंथैल्पीज अगर दी होती तो आप उसको कैलकुलेट कर लेते। कोफिशिएंट जो रहता है उससे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते, कितने मोल से आप मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, अगर यहाँ पे भी 2 3 कोई भी नंबर होता तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते, उससे बस ये याद रख। फोर्थ क्वेश्चन इज what is the standard enthalpy of combustion given example। तो standard enthalpy of combustion we know what is combustion होता है कोई भी आप हाइड्रोकार्बन को जब बर्न करते हैं in the presence of oxygen, या हम उसको डायरेक्टली ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। तो और हीट एनर्जी रिलीज होती है इसमें, देखो माइनस का साइन है, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो उस प्रोसेस को हम combustion कहते हैं। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ combustion हम कहेंगे कि जब अगेन स्टैंडर्ड का मैंने आपको डेफिनेशन बताया है कि हम जब 1 मोल सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम बर्न कर रहे हैं 1 मोल सब्सटेंस को, और कैसे 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर पे। तो जब हम इक्वेशन लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको 2 हमने 2 नहीं किया, इसको डबल नहीं किया, भले ही हमने ऑक्सीजन को फ्रैक्शन में ले लिया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को यूजुअली बहुत सारी जगह अगर ऑड नंबर आता है तो हमको फ्रैक्शन में लेना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे 2 नहीं करेंगे, 1 मोल पर मोल ले रहे हैं ना, 1 मोल यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी का यही डेफिनेशन होता है। तो कंबशन हो रहा है ये हमको दिख रहा है, और स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन है। तो यहाँ पे हमने 1 मोल लिया। अब देखो ये 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन हो जाएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। एंड इन कार्बन और हाइड्रोजन को अगर हम बैलेंस करके देखें तो ऑक्सीजन कितना हो रहा है, 2 2 4 एंड 1 5 ऑक्सीजन हो रहा है। अब O2 होता है 5 कैसे लिखेंगे, तो 5/2 2.5 O2 लिखेंगे, दैट इज 5। सेम विद दिस,
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 7.5 हुआ एक तरीके से O2, तो इसका मतलब होता है 15 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 15 ऑक्सीजन है, 6 2 12 और 3 15। बेंजीन का भी एक एग्जाम्पल है। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसको कि हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे भी रिएक्शन है क्योंकि ये, अब जो आपके रिएक्शन है ये एक तरीके से तो पूरा रिएक्शन है ना यहाँ पे, तो कैसा रिएक्शन है, लेकिन ये रिएक्शन है कंबशन का। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, किसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज होता है उसको हम डेल्टा आर एच नॉट कहते हैं, और यही दिस इज द इंथैल्पी ऑफ चेंज इन इंथैल्पी आपका जो है इन कंबशन, ठीक है, कंबशन स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन कहते हैं। तो ये आपका रिलेशन है दोनों में। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, गिव एन एग्जांपल। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इजी है, एटम कैसे बनता है, तो उसमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अगेन ये भी हमारी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी क्योंकि हम सब्सटेंस को ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस इनटू एटम्स इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो हम 1 मोल सब्सटेंस ले रहे हैं, उसको एटम्स में ब्रेक कर रहे हैं, तो इसको ही हम कहते हैं एटमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिया है इसका, मीथेन का एग्जाम्पल लिया है। तो मीथेन का जो एटमाइजेशन है मीन्स एक एटम कार्बन एंड 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन को डिसोशिएट करने के लिए इतने एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, 1660 किलो जूल पर मोल की रिक्वायरमेंट हुई है। तो दिस इज इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो स्टूडेंट ये कंप्लीट होते हैं 5 क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स हम जल्दी अपलोड करते हैं वीडियो। थैंक यू।